माने सेल के अंदर रिस्पिरेशन कैसे होता है। यहाँ पर रिस्पिरेशन में दो बातें आती है, एक तो ब्रीदिंग, एक सेलुलर रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन में दो स्टेप है। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का मतलब इनहेलेशन ऑफ एयर, देन एयर रीच इनटू लंग्स, एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन रीच इनटू टिश्यू इन द सेल, देन सेलुलर रिस्पिरेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज अकर्स। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कहाँ ऑक्सीडेशन होता है, कितने स्टेप पे होता है, कैसे होता है। तो सेलुलर रिस्पिरेशन, सेलुलर रिस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच मेटाबोलाइट लाइक ग्लूकोज ऑक्सीडाइज इन द सेल टू रिलीज एनर्जी। सेलुलर रिस्पिरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मेटाबोलाइट यानी ग्लूकोज सेल के अंदर ऑक्सीडाइज होता है और वहां क्या प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। आपके बुक में कॉपी में लिखा दिया गया है। अभी लिखना चाहते हैं, आगे बढ़े, आगे बढ़े ना। तो सेलुलर रिस्पिरेशन में मेटाबोलाइट का, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा और फिर ऑक्सीडेशन होगा। अगर ऑक्सीजन है तो, और नहीं है तो ब्रेक डाउन होगा। पहले ब्रेक डाउन होगा, उसके बाद फिर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीडेशन होगा, नहीं है तो वैसे ही ब्रेक डाउन होकर कम एनर्जी बनेगी। तो यहां पर हम अगर देखें तो सेल के अंदर में रिस्पिरेशन की प्रक्रिया, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सेल के अंदर में प्रक्रिया रिस्पिरेशन की कहां कहां होती है। तो अगर आप सेल को देखें कायदे से, तो यहां पे आपका यह सेल का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस हमने इसलिए बनाया कि न्यूक्लियस के बाहर बाकी जो मटेरियल है वो सेल का क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म। ये बाकी मटेरियल सेल का क्या हो गया, साइटोप्लाज्म। क्लियर हो गया कि नहीं। तो न्यूक्लियस की घेराबंदी आपने कर दी तो बाकी मटेरियल सेल का क्या हो गया बेटा, साइटोप्लाज्म हो गया। और यहां पर सेल के अंदर में एक और बहुत ही खास सेल ऑर्गेनिज है जो रिस्पिरेशन में मदद करता है हम लोगों की, उसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं। इसका नाम क्या है जरा बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। एक्चुअली ऑक्सीजन का इस्तेमाल यहीं पे होता है। कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। लेकिन चलिए पहले देखते हैं कि साइटोप्लाज्म में क्या होता है। सबसे पहले तो आपका ग्लूकोज, आपका ग्लूकोज क्या करेगा, ग्लूकोज ब्लड सर्कुलेशन से आया और इसके बाद सेल में आ गया। जब ग्लूकोज सेल में आया तो सबसे पहले सेल के किस हिस्से में गया, साइटोप्लाज्म में गया। ग्लूकोज सेल के अंदर सबसे पहले कहां पहुंचा, साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में पहुंचने के बाद इस ग्लूकोज का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। इस ग्लूकोज का क्या होगा, ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन को ग्लाइकोलिसिस कहेंगे। ग्लूकोज का लिसिस, लिसिस माने टूटना, सिंथेसिस माने जुटना, तो लिसिस होगा। तो यहां पे क्या होगा साइटोप्लाज्म में बेटा, लिसिस, ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज टूटेगा। यहां पे ग्लूकोज लिखिए, लिखते जाइए आप, यस सर नहीं लिखिए, यही काम करते हैं इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। लिखने का काम करिए आप, अपने सेंस ऑर्गन को एक्टिव करिए। तो ग्लूकोज सेल के अंदर आया, कहां आया बच्चों, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में क्या हुआ, टूटा। एक ग्लूकोज टूट करके 2 पायरुविक एसिड दिया। एक ग्लूकोज से कितना पायरुविक एसिड बनेगा, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का बना। कितना मॉलिक्यूल बना बच्चों, 2 मॉलिक्यूल। तो ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, तो पायरुविक एसिड कितना कार्बन कंपाउंड हो जाएगा, 3 कार्बन कंपाउंड हो जाएगा। और इस ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में बेटा ये काम और होता है। यहां पे 2 स्टेप पे 2-2 एटीपी निकलते हैं। तो कुल कितने एटीपी निकले, 4। तो यहां पे 4 एटीपी बनता है, माने 4 एडीपी प्लस 4 इनऑर्गेनिक फास्फेट मिलाकर के 4 ठो का बन गया, एटीपी। तो 4 एटीपी बना। ग्लाइकोल देख लीजिए, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज टूटा, 2 पायरुविक एसिड बनाया और 4 एटीपी बनाया और 2 ठो और बनता है NADH2। क्या बनता है, NADH2। क्या बनता है, NAD। अब ये बना लेगा NADH2। तो 2 ठो रहेगा तो 2 NADH2। 2 NADH2 में कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे,
यस, वेरी गुड। 2NADH2 बना तो कैटो हाइड्रोजन निकले ग्लूकोज से 4 ठो। इसका हिसाब हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले अभी हिसाब किसका होगा यहाँ देखते हैं। ये हिसाब किसका होगा, देखिए 4 ATP बना ये ग्लूकोज से साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में। 2 पायरुविक एसिड बना, इसको पायरुवेट भी कहेंगे, और 2 NADH2 बना, 4 हाइड्रोजन बना। तो एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड, 4 ATP, और यह जो 2 NADH2 बना है, 2 NADH2 जब यह माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा तो 2 NAD निकल गया और यहां पे 4 ठो क्या बना लिया, हाइड्रोजन। बनाएगा कि नहीं बनाएगा, 2 दूनी के 4 हाइड्रोजन हुआ कि नहीं हुआ। अब यह 4 हाइड्रोजन जब माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा तो इससे कितना ATP बनेगा, 6 ठो, क्योंकि इसके एक हाइड्रोजन से कितना बनता है, 1.5 ATP। तो 4 हाइड्रोजन से कितना बनेगा, 6। तो 6 और 4 10। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में कितना बनने की संभावना है, 10। संभावना इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 4 तो यही बन गया, लेकिन 6 कब बनेगा, जब यहां आएगा तब। जैसे आपके पिताजी ने आपको 1500 रुपया दिया, 500 रुपया का नोट दिया, 1000 का चेक दे दिया, तो आपके पॉकेट में तो नोट कितना है, 500 का है, बाकी 1000 का क्या है, चेक। जब आप बैंक में जाएंगे चेक देंगे तब आपका 1500 होगा। अभी 1500 आपके पास, अभी कितना आपके पास है, 500 है, 1000 का क्या है, चेक है। तो यहां पे 4 ATP बना, लेकिन 2 NADH2 बना। ये 2 NADH2 कब 6 ठो ATP देगा, जब वो माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा तब। तो मान लीजिए आ गया तो 6 ठो दे दिया, तो 6 4, लेकिन 10 में से 2 खर्च हो जाएगा इसी में। जब ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस होता है तो 2 ठो खर्च हो जाता है, तो 2 खर्च हो गया तो कितना का लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ भाई, 4 में से 2 खर्च हो गया तो 2 का लाभ हुआ, और 2 और 6 8। अब समझ आ गया हिसाब किताब। तो ग्लाइकोलिसिस में ये रहा। अब यहां पे 2 रास्ते हैं, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड तो बन गया ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में। अब अगर ऑक्सीजन मिलती है तो एरोबिक रिस्पिरेशन होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो एनारोबिक रिस्पिरेशन हुआ। मान लीजिए कि यहां पे ऑक्सीजन मिल गई, यहां पे ऑक्सीजन आ गई, यहां पे ऑक्सीजन आ गई और ऑक्सीजन मिल गई, तब ये पायरुविक एसिड कहां आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा तो यहां पे कौन सा रिस्पिरेशन होगा, एरोबिक। क्या होगा, एरोबिक रिस्पिरेशन। क्या होगा, एरोबिक रिस्पिरेशन होगा। और जब एरोबिक रिस्पिरेशन होगा तो ATP बनेगा। एक पायरुविक एसिड से कुल 15 ATP बनेगा। तो 2 पायरुविक एसिड से कितना बन जाएगा, 15 गुणे 2 30 ATP, 30 ATP बनेगा जब एरोबिक रिस्पिरेशन होगा तब। तो 30 यहां बना, 4 यहां, 6 इसका 10, तो 30 10 40, लेकिन 2 खर्च हो गया तो 38। तो एक ग्लूकोज से अगर एरोबिक रिस्पिरेशन होता है तो 38 ATP का लाभ होगा। बना 40, लेकिन लाभ कितने का मिला, 38 का, 38 का। कब, जब एरोबिक रिस्पिरेशन होगा तब। ग्लाइकोलिसिस को हम एरोबिक नहीं कहेंगे, लेकिन ग्लाइकोलिसिस तो होना ही होना है, ये तो होगा ही होगा। जैसे आप हॉस्टल से आते हैं तो चैनल से एकेडमिक में तो आएंगे ही आएंगे, इसके बाद जहां आपका क्लास है उस दिशा में जाएंगे, जिसका जिधर है, ए का है तो ए में जाएगा, बी का है तो बी में जाएगा, लेकिन मेन तो चैनल से आना ही पड़ेगा। तो चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, ग्लाइकोलिसिस तो कॉमन है। ग्लाइकोलिसिस क्या है, कॉमन है। और कहां होगी, साइटोप्लाज्म में। एकदम गांठ बांध के रख लीजिए, साइटोप्लाज्म में होगी। यहां ऑक्सीजन की यूज नहीं होती है, ठीक है, समझ आ गया। ऑक्सीजन यूज नहीं होगा, ऑक्सीजन रहेगा तभी उसका यूज नहीं होगा। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनेगा, 4 ATP बनेगा, 2 ठो खर्च हो जाएगा, 2 का लाभ होगा, 2 NADH2 बनेगा। अब NADH2 जब माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा तब 4 हाइड्रोजन देगा, और 4 हाइड्रोजन से कैटो ATP बनेगा बेटा, 6, ठीक है। अब पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में आया, यहां ऑक्सीजन है, तब एरोबिक रिस्पिरेशन होगा। एक पायरुविक एसिड से 15, 2 पायरुविक 30 ATP बना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे आप तेज दौड़ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपके मसल सेल को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तब उस समय एनर्जी तो चाहिए, तब वहां पे क्या होगा, एनारोबिक। क्या होगा, एनारोबिक। एनारोबिक रिस्पिरेशन होगा। कब होगा, जब ऑक्सीजन नहीं मिली तब। अब एनारोबिक रिस्पिरेशन में पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म, एनारोबिक कहां होगा, साइटोप्लाज्म में होगा।
अब ये क्या बनाएगा? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड प्लस लेस एनर्जी। अब इतनी एनर्जी नहीं बनेगी एक पार्विक एसिड से जितनी कि यहां बनी थी, यहां पे बहुत कम एनर्जी बनेगी और लैक्टिक एसिड मसल में एक्युमुलेट हो जाएगा और उसी की वजह से मसल फैटीग हो जाता है। सुना है कि नहीं? मसल क्रैम्प कर गया, चल नहीं पा रहे हैं, मसल फैटीग। तब थोड़ा बैठ लेते हैं, मसाज कर देते हैं थाई पे और थोड़ा सांस ले लेते हैं, ऑक्सीजन आया, उसको ऑक्सीडाइज कर दिया, ब्लड सर्कुलेशन हुआ, वो चला। जैसे आप बकेट का पानी उठा लीजिए, 10 मिनट में लगता है कि उंगली टूट जाएगी, नहीं रख देते हैं और रखने के बाद उंगली सीधी नहीं होती। क्यों? बकेट का पानी यहाँ उसकी वो है तो ये ब्लड सर्कुलेशन रुका हुआ है, ऑक्सीजन तो मिला नहीं, लोड दिए हुए हैं, तो मसल को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एरोबिक रिस्पिरेशन करा दिया, लैक्टिक एसिड बना, कम एनर्जी बनी। अब जब लैक्टिक एसिड बन गया तो मसल कंट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, उंगली सीधी नहीं हो रही है, इसको कहेंगे मसल फैटीग। अब जब धीरे धीरे इसे थोड़ा मसाज करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाती है, लैक्टिक एसिड हट गया, वहां से ऑक्सीडाइज हो गया, तो उंगली फिर से काम करने लगती। तो मसल फैटीग समझ में आ गया? मसल फैटीग इज द कंडीशन इन विच मसल इज अनेबल टू कंट्रैक्ट। व्हाई अकर? ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। व्हाई लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस? ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, ये तो रहा मसल के बारे में। लेकिन कोई ईस्ट सेल है, ईस्ट तो जानते हैं ना, फंगस होता है, ईस्ट फंगस होता है, ये एनारोबिक रिस्पिरेशन ही करता है, ये एनारोबिक रिस्पिरेशन करेगा। यहां पे इसके साइटोप्लाज्म में पायरुविक एसिड बनेगा, ग्लूकोज से क्या बनेगा? पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड का यहां पे पायरुविक एसिड का एनारोबिक रिस्पिरेशन होगा। अब यहां पे क्या बनेगा? इथाइल एल्कोहल। यहां पे क्या बनेगा? इथाइल एल्कोहल बनेगा, इथाइल एल्कोहल बनेगा और CO2 निकलेगा और लेस एनर्जी। तो ये कहां? ईस्ट में। किसमें? ईस्ट में। और कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया में, जैसे मिथुनोजन बैक्टीरिया है, एनारोबिक बैक्टीरिया है। तो ईस्ट में क्या होता है? एनारोबिक रिस्पिरेशन। क्या होगा? एडिरोबिक रिस्पिरेशन। समझ आ गई नहीं? एनारोबिक रिस्पिरेशन होगा और वहां इथाइल एल्कोहल बनेगा। इसका मतलब एनारोबिक रिस्पिरेशन कहां हो रहा है? साइटोप्लाज्म में हो रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में? साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस भी साइटोप्लाज्म में होगा और एनारोबिक रिस्पिरेशन भी कहां होगा बेटा? साइटोप्लाज्म में। लेकिन एरोबिक रिस्पिरेशन कहां होगा? इसीलिए तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। चलिए अब इसको आगे बढ़ते हैं। हो गया? कंफर्म हो गया? कोई डाउट किसी को? आगे बढ़े? ठीक है, चलिए अब इसके बाद फटाफट देखते हैं। अब यहां पे साइटोप्लाज्म, फ्लूइड पार्ट विद इन द सेल। सेल में न्यूक्लियस के बाहर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, बताया था ना, वो साइटोप्लाज्म है। माइटोकॉन्ड्रिया, साइट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, पावर हाउस ऑफ द सेल। पायरुवेट, वही पायरुविक एसिड ही पायरुवेट है, पायरुविक एसिड को ही क्या कहेंगे? पायरुवेट कहेंगे। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ रिस्पिरेशन, माने ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना, ग्लूकोज से क्या बना? ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना, पायरुविक एसिड। अब यहां पे ऑक्सीजन है तब तो एरोबिक, ऑक्सीजन नहीं है तो एनारोबिक, लेकिन इसको बनना ही पड़ेगा। दोनों के लिए क्या है? इंटरमीडिएट। समझ आ गई नहीं? अब आगे हम लोग बात करते हैं एटीपी। अच्छा, एनारोबिक रिस्पिरेशन में क्या बना? इथाइल एल्कोहल, बताया ना, इथाइल। लेकिन कहां? ईस्ट में। कहां? ईस्ट में। ईस्ट में। मसल सेल में नहीं बनेगा। मसल सेल में क्या बनेगा? मसल सेल में क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड। हाँ, ध्यान रखिए। अब एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। थोड़ा सा एटीपी के बारे में जान लेते हैं फटाफट, क्योंकि बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करता है कि एटीपी कहां से आ गया, एनर्जी आई तो एटीपी कहां से आ गया। देखिए, सुन लीजिए, एडेनिन, एडेनिन एक प्रकार का न्यूक्लियोटाइड है जो डीएनए में भी होता है ना, एक प्रकार का बेस है। एडेनिन क्या है? एक प्रकार का बेस है। एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। अब एडेनिन से एक ठो शुगर बन गया, शुगर बन गया, रिबोज शुगर, रिबोज शुगर बन गया। हम पूरा ही लिख देते हैं, चलिए। रिबोज शुगर, कौन सा शुगर? रिबोज शुगर एक पेंटोज शुगर है। रिबोज शुगर कैसी शुगर है? पेंटोज, C5H10O5। ये आरएनए में पाई जाती है ना, मालूम है कि नहीं मालूम है? तो रिबोज शुगर, तो एडेनिन से रिबोज शुगर बन गया तो ये हो गया एडिनोसिन। क्या हो गया? एडिनोसिन हो गया ना, एडिनोसिन। एडेनिन, रिबोज शुगर, एडिनोसिन,
ये एक न्यूक्लियोसाइड है। अब इसमें एक फास्फेट जुट गया, एक फास्फेट जुटा तो एक माने मोनो, एक माने मोनो, तो ये हो गया AMP, एडिनोसिन मोनोफास्फेट। क्या हो गया बेटा? एडिनोसिन मोनोफास्फेट। और फिर एनर्जी निकली, फिर ऑक्सीडेशन हुआ ग्लूकोज का, तो एडिनोसिन, एक फास्फेट तो जुटा ही है, अब एक फास्फेट हाई एनर्जी बांड से जुड़ गया, तो कितना फास्फेट हो गया? एडिनोसिन डाइफास्फेट, ADP। और एनर्जी आ गई, और एनर्जी आ गई, तो क्या हुआ? एडिनोसिन एक फास्फेट और फिर एक हाई है, एक और जुड़ गया, तो एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, ATP। देखिए, तो जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, अब ATP, मान लीजिए ATP है, मान लीजिए ATP बन गई, ATP आपने बना लिया, ये ATP बना लिया। अब ATP तो एनर्जी पैकेट है ना, इसमें एनर्जी स्टोर्ड है। अब मान लीजिए आपको चलना है, दौड़ना है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराना है, तो एनर्जी तो चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अब यहां से एक फास्फेट निकल गया, तो एडिनोसिन ट्राइफास्फेट से एक फास्फेट निकल गया, तो क्या हो गया? ADP, एडिनोसिन डाइफास्फेट। जब एक फास्फेट निकला तो यहां पे जितनी एनर्जी थी क्या हो गई? यहां पे एनर्जी तो निकल गई। अब वो एनर्जी क्या काम में आएगी? वो एनर्जी काम में आएगी, जिसे मैं बोल रहा हूं, तो साउंड एनर्जी में बदल गई। किस एनर्जी में बदल गई? मैं चल रहा हूं, मैकेनिकल एनर्जी में बदल गई। बदल गई कि नहीं बदल गई? मैकेनिकल एनर्जी में बदल गई। हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है, थर्मल एनर्जी में बदल गई, थर्मल एनर्जी में बदल गई। हम ग्रो कर रहे हैं। अब इसके बाद बायोसिंथेटिक एनर्जी में बदल गई, बायोसिंथेटिक एनर्जी में बदल गई। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, नर्वस रेगुलेशन के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल गई। आपने सुना है लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट गेट कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ग्लूकोज का जब यहां ब्रेक डाउन होगा, ग्लूकोज का जब ब्रेक डाउन होगा, तो यहां जब एनर्जी निकलेगी, तो वही एनर्जी यहां पे ADP को किसमें बांधेगी? फास्फेट के साथ। ADP फास्फेट के साथ बन गया, एडिनोसिन डाइफास्फेट क्या बन गया? ट्राइफास्फेट। एनर्जी यहां पे आ गई, और जब ATP से फास्फेट निकला, ADP बदल गया। कभी कभी ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है तो दूसरा फास्फेट निकल जाता है, तो इकट्ठे ज्यादा एनर्जी निकलेगी और AMP में बदल जाएगा। तो फिर उतनी एनर्जी चाहिए AMP से फिर ATP बनाने के लिए। समझ गए? तब जाओ हवा खाओ। मैं यहां सबके लिए पढ़ा रहा हूं, ज्यादा एग्रेशन में और ज्यादा इसमें, ठीक है, आप समझ गए हैं। चलिए, इस समय कोई बात नहीं। ATP से फास्फेट निकला, एनर्जी लूज हुई, ये तमाम सारी एनर्जी में बदला, और हम जैविक क्रियाओं को चलाते हैं, और ATP से ADP का बढ़ना ऐसे चलते रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ रिस्पिरेशन। टाइप ऑफ रिस्पिरेशन क्या है? एरोबिक। एरोबिक रिस्पिरेशन कहां होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और यह साइटोप्लाज्म में भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। जरा बताइए मोहम्मद आया, एरोबिक रिस्पिरेशन में कौन सा प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होगा, कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया में? हाँ, यहां तो दिया है एरोबिक रिस्पिरेशन साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में। तो कौन सा पार्ट साइटोप्लाज्म में होगा, कौन सा पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया में? वेरी गुड विशाल, आप क्या कहना है? बहुत बढ़िया। ग्लाइकोलिसिस होगा, ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होगा, और क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में। यही बताना है आपको, समझने की कोशिश करिए, ठीक है? तो एरोबिक रिस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस होगा और क्रेब्स साइकिल होगा। एनारोबिक में भी ग्लाइकोलिसिस होगा, लेकिन एरोबिक में भी होगा। जब तक ग्लाइकोलिसिस नहीं होगा, क्रेब्स साइकिल होगा ही नहीं। जब तक पार्विक एसिड नहीं बनेगा, क्रेब्स साइकिल नहीं होगा। तो क्रेब्स ग्लाइकोलिसिस कहां हुआ बेटा? साइटोप्लाज्म में, और क्रेब्स साइकिल कहां हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया में। तब जाके उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? एरोबिक रिस्पिरेशन। समझ आ गया कि नहीं? अब इसके बाद एनारोबिक रिस्पिरेशन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। लिखते जाइए, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये खाली, बस खाली कहां होगा?
साइटोप्लाज्म में होगा। फर्मेंटेशन को भी एनारोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। जैसे सिरका बनाते हैं, शराब बनाते हैं, तो फर्मेंटेशन है, उसमें भी क्या होता है, एनारोबिक रिस्पिरेशन। ये भी एनारोबिक रिस्पिरेशन है, ईस्ट में होता है, कुछ बैक्टीरिया में होता है, ये भी कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। तो फर्मेंटेशन में क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा कि इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल C2H5OH। आगे बढ़िए, अब समझ में आ गया। चलिए अब रिस्पिरेशन क्लियर होगा आप लोगों का। अब ब्रीदिंग की बात आती है। बहुत सारे एनिमल ऐसे हैं बेटा, बहुत सारे एनिमल ऐसे हैं जो सूक्ष्म जीवी हैं, जो पानी में रहते हैं और इनका मेम्ब्रेन है केवल। तो ऑक्सीजन यहाँ है, तो जहाँ ज्यादा ऑक्सीजन है इसके अंदर आ गई, और जब ऑक्सीडेशन हुआ यहाँ CO2 बनी, यहाँ ज्यादा CO2 बनी तो बाहर आ गई। तो इसको कहते हैं हम क्या, डिफ्यूजन। क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। तो जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर है, पानी में रहते हैं, वहां तो ब्रीदिंग प्रोसेस डिफ्यूजन से हो जाता है, ऑक्सीजन अंदर आ जाती है, CO2 बाहर। लेकिन हम लोग मल्टी सेलुलर हैं, फिशेस मल्टी सेलुलर हैं, एम्फीबियंस, मेढक, तमाम सारे एनिमल, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स, सब मल्टी सेलुलर हैं। तो हमारा बॉडी के संपर्क से होकर ऑक्सीजन ब्लड में नहीं जाएगी, संभव ही नहीं है। तो यहाँ पे कोई ना कोई एक सिस्टम रखना पड़ेगा जिससे एयर को अंदर किया जाए और वहाँ एयर एक ऐसी मेम्ब्रेन के संपर्क में आए जहाँ से आसानी से डिफ्यूज, इतनी ही पतली मेम्ब्रेन वहाँ हो जहाँ से वो डिफ्यूज कर सके। तो इसके लिए ब्रीदिंग सिस्टम की बात होती है। तो बस आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू पायरुविक एसिड। ग्लूकोज, एक रिस्पिरेशन का पूरा समरी दे रहा है। ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू पायरुविक एसिड इनटू साइटोप्लाज्म। इसको साइटोसोल भी कहते हैं। एग्जाम में साइटोसोल लिखेगा तो कंफ्यूज मत कीजिए इन दिस सेल। तो ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू पायरुविक एसिड इनटू साइटो, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिसिस। वेरी गुड, ग्लाइकोलिसिस। In the presence of oxygen, pyruvate enter into mitochondria and completely oxidize. इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, क्रेब्स साइकिल और एरोबिक रिस्पिरेशन। ये एरोबिक रिस्पिरेशन टू प्रोड्यूस CO2 in ATP. In the absence of oxygen, pyruvate partially decomposed in the its cell form ethanol and in the muscle cell form lactic acid and less energy. तो ये तो हो गया। अब ह्यूमन बीइंग में रिस्पिरेशन कैसे होगा, ह्यूमन बीइंग में रिस्पिरेशन, ह्यूमन बीइंग में वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इसको आपको क्लास में बता दिया गया है, बस यहाँ पे समझते जाइए। देखिए, इट कंट्रीज नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल माने नेजल, ये पोर है, ओपनिंग, और इसके बाद नेजल पैसेज, इसके बाद फेरिंग्स, इसके बाद लैरिंग्स, इसके बाद ट्रेकिया, ब्रंकाई, ब्रंकियोल्स, एल्वियोलाई, ये डायफ्राम अलग है। तो इसका सीक्वेंस लिख लीजिएगा, नॉस्ट्रिल्स, नेजल पैसेज, फेरिंग, ये बस सीक्वेंस पूछा गया है। तो नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, कभी कभी इन दोनों को मिला करके क्या कर देता है, नेजो फेरिंग्स, नेजो फेरिंग्स। तो कंफ्यूज मत होइएगा, नेजो फेरिंग्स कर देता है। तो यहां इसको मिला करके, इसे मिला करके, एक मिनट, यह नेजल पैसेज, ये इसको मिलाता है, ये इसको थोड़ा इसको मिला करके ये नेजोफेरिंग्स कर देता है। क्या कर देता है, नेजोफेरिंग्स, जहां पे नेजल पैसेज मिलता है फेरिंग्स में, नेजोफेरिंग्स। अब यहाँ पे देखिए, यह नेजल पैसेज नॉस्ट्रिल है, यहाँ से नेजल पैसेज से आया, यहाँ पे नेजोफेरिंग्स माने फेरिंग्स, और यहाँ ट्रेकिया में यह इसका लैरिंग्स है, और यहाँ पे यह ट्रेकिया है। पूछेगा एग्जाम में, Why the trachea माने विंड पाइप मेड अप ऑफ कार्टिलेज नॉट मसल। ये मसल का क्यों नहीं बना, इसे हम इसोफेगस हमारा मसल का बना है, तो ट्रैकिया भी मसल का क्यों नहीं बना, इसको कार्टिलेज का क्यों बनाया गया है? प्रोटेक्ट करने के लिए। अच्छा, और कोई, हवा में इतना ताकत है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। हाँ, अगर मसल का बढ़ेगा तो क्या प्रॉब्लम होगा? यस, सही बोला इन्होंने, चिपक जाएगा। तो ट्रैकिया इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज टू प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्स, कोलैप्स होने से रोकने के लिए, ताकि एयर का पास होता रहे, एयर का ट्रांसपोर्ट होता रहे, एयर ले सके, एयर छोड़ सके, वो कोलैप्स न करे, वो सिकुए न।
अगर मसल का होगा तो कभी कभी क्या करेगा, सिकुड़ जाएगा। लेकिन ट्रेकिया का है, ये रिंग ऑफ कार्टिलेज का है, ये रिंग ऑफ कार्टिलेज का है तो सिकुड़ेगा नहीं। और यहाँ पे लेयरिंग से साउंड बॉक्स है। अब यहाँ पे ट्रेकिया दो भाग में बढ़ गया, दो ब्रांच में, ब्रंकाई और ब्रंकाई ब्रंकियोल्स में, और ब्रंकियोल्स किस में बदल गए, एएसएक्स एल्वियोलाई में। अब यहाँ पे देखते हैं एक एल्वियोलाई, सपोज कर लीजिए ये एल्वियोलाई है, यह क्या है, एल्वियोलाई। इसके ऊपर में ब्लड कैपिलरी लगी हुई है। क्या लगी हुई है बेटा, ब्लड कैपिलरी। बना लीजिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेज दिखाना पड़ेगा। बैठे न रहे, बैठे रहेंगे तो आलस से आ जाएगी, एकदम एक्टिव रहिए। और यहाँ पे ये ब्लड कैपिलरी है, ये क्या है, ब्लड कैपिलरी है। किसके ऊपर ये ब्लड कैपिलरी है जरा बताइए, एल्वियोलाई के ऊपर। ये आपका क्या है, एल्वियोलाई है। ऐसे ही ढेर सारे एल्वियोलाई हैं और ये ब्लड कैपिलरी है। अब आप सोचिए, जब हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ रही है अंदर, एयर। तो एयर अंदर आ रही है, तो इस एयर में कौन सी गैस ज्यादा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है। क्या ज्यादा है, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है। और ऑक्सीजन ज्यादा है, और यहाँ जो ब्लड आ रहा है शरीर के विभिन्न हिस्से से, ये शरीर के विभिन्न हिस्से से ब्लड आ रहा है। शरीर के अलग हिस्से से जो ब्लड आ रहा है, इसमें क्या ज्यादा है, CO2। ये मान लीजिए ब्लड कहां से आ रहा है, टिश्यू से आ रहा है। ये ब्लड कहां से आ रहा है बेटा, टिश्यू से आ रहा है। तो टिश्यू में तो ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पे ग्लूकोज का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पे क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और एनर्जी रिलीज होगा, और इसके साथ साथ मेटाबॉलिक वाटर बनेगा। तो ये CO2 कहाँ आ गई, इस ब्लड में। इसका मतलब यह जो ब्लड आ रहा है इसमें क्या है, CO2। इस ब्लड में क्या है, CO2। तो इस ब्लड में CO2 ज्यादा है। तो डिफ्यूजन कैसे होता है, कोई मॉलिक्यूल जहां ज्यादा है वहां से कहां जाता है, कम की ओर जाता है। तो यहाँ CO2 ज्यादा है तो कहां चली आई, एल्वियोलाई में चली आई। कहां चली आई, एल्वियोलाई में। और जब सांस छोड़ेंगे तो सांस छोड़ने की प्रक्रिया में कहां चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। चली जाएगी नहीं चली जाएगी। प्रियांशु क्या कर रहा है तू, अच्छा हमको दिखा के जाना। तो ये एयर आ गई, इसमें ऑक्सीजन खूब है, और यहाँ CO2 निकल गई। तो ये ब्लड इस डायरेक्शन में जा रहा है, देखिए ये ब्लड इस डायरेक्शन में है। तो यहां से CO2 निकल गई तो हीमोग्लोबिन खाली हो गया कि नहीं। अब यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा है, यहाँ कम है, क्योंकि टिश्यू से आ रहा है तो ऑक्सीजन तो निकल चुकी है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन आ गई, क्या आ गई, ऑक्सीजन। O2 आ गई। अब O2 आ गई तो हीमोग्लोबिन प्लस O2 क्या बना लिया, HbO2। अब यह ब्लड कहां जाएगा, यह ब्लड जाएगा कहां, पल्मोनरी वेन से होकर हार्ट के लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, और वहां से सिस्टमिक आर्टरी से पूरे बॉडी में। अब देखिए पूरे बॉडी में आ रहा है। अब पूरे बॉडी में जब आएगा, पूरे ये बॉडी में आएगा, और बॉडी में आएगा तो इस ब्लड में क्या है, इस ब्लड में ऑक्सीजन है, हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। अब जैसे ही यह ब्लड आएगा तो टिश्यू में तो यूज हो रहा है, यहाँ टिश्यू में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यूज हो रही है, और यहाँ पे ऑक्सीजन HbO2 के रूप में है। किस रूप में है, HbO2। तो यहाँ HbO2 फिर टूट जाएगा Hb प्लस O2 में। तो O2 कहां चली आई, टिश्यू में आ गई। वही O2 ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करेगी और CO2 बनेगा, यहाँ आ गया। तो यहाँ पे देखा कितनी जगह एक्सचेंज हुआ गैस का, कितनी जगह होगा। एक तो एल्वियोलाई में हुआ, एक तो लंग के एल्वियोलाई में हुआ, दूसरा कहां हुआ, टिश्यू में। तो एल्वियोलाई में और टिश्यू में जो एक्सचेंज हो रहा है उल्टा हो रहा है। उल्टा कैसे हो रहा है, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन ब्लड में जा रही है, और टिश्यू में ऑक्सीजन ब्लड से टिश्यू में आ गई है, और यहाँ CO2 ब्लड में जा रही है, और यहाँ एल्वियोलाई में CO2 एल्वियोलाई में आ रही है ब्लड कैपिलरी से। समझ रहे कि नहीं। तो यहाँ पे वही कंडीशन है जो अमीबा में सिंगल मेम्ब्रेन वाला था।
यहाँ भी पतली मेम्ब्रेन है, डिफ्यूजन हो गया। जो स्किन में नहीं हो रहा था वो कहाँ डिफ्यूजन हो रहा है? लंग्स में, और वहाँ टिश्यू में हो रहा है, वहाँ सिंगल लेयर मेम्ब्रेन है टिश्यू के सेल में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जब हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, इनहेल करते हैं, तो नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई में जैसे एयर आया, ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर ब्लड में चला गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में पूरे बॉडी में आया, फिर वहाँ टिश्यू में ऑक्सीजन आ गई, और जैसे ही ब्लड यहाँ पे टिश्यू से CO2 लिया कार्बन हीमोग्लोबिन के रूप में, फिर एल्वियोलाई में आ गया, CO2 आ गई एल्वियोलाई में, और एक्सपीरेशन की प्रक्रिया में बाहर निकाल दी गई। तो जो एयर ले रहे हैं उसको कहते हैं इंस्पीरेशन, और जो रिलीज कर रहे हैं उसको कहते हैं एक्सपीरेशन, और दोनों को क्या कहते हैं? ब्रीदिंग। दोनों को क्या कहेंगे? ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग की प्रक्रिया में एयर ली जाती है लंग्स में और एयर छोड़ी जाती है, और सेलुलर रिस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन होता है। और डिफ्यूजन कितनी जगह हुआ? एल्वियोलाई में हुआ है और टिश्यू में हुआ। क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट तो नहीं है अब? चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं कि लंग्स में एयर आती कैसे है। जब हम इंस्पिरेशन करते हैं तो हमारा मसल जो रिब्स का है कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो रिब्स ऊपर जाएगा, डायफ्राम नीचे जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर बढ़ेगा, तो लंग्स फैलेगा, तो लंग्स के अंदर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। हाँ नहीं यार, सुन लो फिर से, ये रिब्स कॉन्ट्रैक्ट, हाँ सांस लो पता लग जाएगा। यस, देखो रिब्स ऊपर जा रही है कि नहीं जा रही है? आप सांस नहीं ले रहे हैं, आप रिब्स को ऊपर कर रहे हैं, डायफ्राम को नीचे कर रहे हैं, तो रिब्स ऊपर जाएगा, डायफ्राम नीचे, तो चौड़ा हो गया, लंग्स फैलेगा, प्रेशर कम हो गया, अपने आप एयर भाग के अंदर आ गई। और फिर जब रिब्स नीचे जाएगा, डायफ्राम ऊपर, तो लंग्स ऊपर प्रेशर पड़ेगा, तो एयर अपने आप भाग के बाहर जाएगी। ठीक है ना? तो हम लोग केवल रिब्स को ऊपर, डायफ्राम को नीचे करते हैं सांस लेने के लिए, और फिर रिब्स को नीचे, डायफ्राम को ऊपर करते हैं सांस छोड़ने के लिए। समझ आया कि नहीं? इट इज क्लियर? हाँ, नहीं आप पकड़ लेंगे तभी रिब्स तो जाएगा ही ना। उसको बहुत ज्यादा उठा के इतना ऊपर थोड़ी करना, हल्का सा मूव करेगा, जितना मूव करेगा उतना एयर तो ले ही लेगा वो। हाँ, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, कभी कभी चोट लग जाती है, मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, देखते सांस नहीं ले पाते हैं, कहते हैं हम सांस नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? मसल्स में चोट लग गई, रिब्स को नहीं उठा पा रहा है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन आप पकड़ लेंगे, आप अपना ही पकड़ लीजिए, तभी सांस ले पाएंगे आप लोगों को। ठीक है, चलिए हो गया। तो यहाँ पे इंस्पिरेशन, intake of air, expiration, removal of air. When air comes into alveoli, oxygen get diffused into blood capillary and CO2 from blood capillary into alveoli. And when blood passes into tissue, from blood capillary oxygen comes into tissue and CO2 into blood capillary. और ऑक्सीजन कैसे ढोया गया? इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, द इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ CO2 इज नोन एज ब्रीदिंग। ये बता दिया। फ्रॉम नॉस्ट्रिल एयर पैसेज थ्रू फेरिंग्स, नॉस्ट्रिल से एयर पैसेज, देन कहाँ जाएगा? फेरिंग्स, देन ट्रैकिया, ट्रैकिया से फिर ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई। इन एल्वियोलाई एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 टेक्स प्लेस। भी बताया, ऑक्सीजन चली गई ब्लड कैपिलरी में, CO2 एल्वियोलाई में। ऑक्सीजन इंटर इनटू ब्लड वेसल व्हाइल CO2 इंटर इनटू एल्वियोलाई। बोथ ऑक्सीजन एंड CO2 इज कैरिड आउट बाय आयरन कंटेनिंग कंपाउंड हीमोग्लोबिन। ठीक है ना? अब यहाँ पे